नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र सिंह सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमच, 11th फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम FIP गुरु दक्षता DAVV इंदौर के तहत मेरा मॉड्यूल नंबर 1 जिसका टॉपिक है सहायक संधि प्रणाली। अधिगम प्रतिफल लर्निंग आउटकम ब्रिटिश कालीन यानी विद्यार्थी इस टॉपिक को पढ़ने के पश्चात ब्रिटिश कालीन सहायक संधि प्रणाली क्या है, ब्रिटिश कालीन सहायक संधि प्रणाली के कारण, सहायक संधि प्रणाली की विशेषताएं क्या है, सहायक संधि प्रणाली का अंग्रेजों को लाभ क्या हुआ और सहायक संधि प्रणाली से भारतीय राज्यों को हानि क्या हुई, इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। बिजली की सहायक संधि प्रणाली के तहत हम पढ़ेंगे इसको लागू क्यों किया गया और ये क्या थी, इसके उद्देश्य क्या रहे हैं, सहायक संधि प्रणाली के कारण क्या थे और विशेषताएं क्या थी, अंग्रेजों को इस सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से कैसे लाभ हुआ और भारतीय राज्यों को किस प्रकार से हानि हुई। अंततः हम निष्कर्ष के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं, देखिए क्यों लागू किया गया और क्या है। सर्वप्रथम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो डुप्ले ने सहायक संधि प्रणाली की अवधारणा को सबसे पहले दक्षिण भारत के राज्यों के साथ अपनाया था और क्लाइव ने यह नीति कर्नाटक और अवध के साथ अपनाई। उसके पश्चात लॉर्ड वेलेजली द्वारा इस नीति का व्यवस्थित प्रयोग किया गया। वेलेजली से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्यवाद की कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। इस नीति का उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति बनाना तथा देशी राज्यों को अपने अधीन करना। साथ ही साथ इसके कारणों के बारे में चर्चा करें तो सबसे बड़ा कारण इस संधि को लाने का जो था वो था नेपोलियन का भय था कि नेपोलियन का कहीं भारत के ऊपर आक्रमण नहीं हो जाए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बहुत बड़ा भय था। इस भय से बचने के लिए उन्होंने इसे लागू किया। साथ ही मैसूर जैसी क्षेत्रीय शक्तियों का फ्रांसीसियों एवं अन्य यूरोपीय कंपनियों से संबंध कैसा है, उस अन्य यूरोपीय कंपनियों के साथ संबंध बढ़ने की वजह से मैसूर शक्तिशाली होता जा रहा था। इस वजह से सहायक संधि प्रणाली को लाया गया। राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में लगने लगी थी। भारतीय शक्तियों को यूरोपीय शक्तियों का सहयोग लेने से रोक लगाने के लिए भी संधि को लाया गया। साथ ही साथ औद्योगिक क्रांति का दौर था। ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के लिए एक बाजार की आवश्यकता थी और वो बाजार भारत से बेटर और कोई नहीं था। साथ ही हम बात करें कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य कौन से थे, तो सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य जो था वो हैदराबाद था, जिसने 1798 में इसे स्वीकार किया। हम आगे इस चार्ट के माध्यम से देखते हैं, मैसूर और तंजौर ने 1799 में सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार किया। अवध ने 1801 में सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार किया। पेशवा ने भी 1801 में सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार किया और बरार ने 1803 में सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार किया। और देखते हैं कि सहायक संधि प्रणाली जो है इसकी विशेषताएं क्या थी। संबंधित यानी इसके बारे में हम देखते हैं, संबंधित देशी राज्य की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना रखना आवश्यक था। इस सेना का खर्चा जो जिस राज्य के लिए रखा जा रहा था वो राज्य देगा। साथ ही यह खर्चा जो है ये नगद के रूप में भी दिया जाता था और साथ ही साथ भूभाग के रूप में भी दिया जाता था। खर्च की राशि का निर्धारण जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया जाता था। देशी राज्य की विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन कर दी गई। सहायक संधि प्रणाली के तहत देशी राज्य अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रख सकते थे। बिना ब्रिटिश अनुमति के कोई भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रख सकता था। देशी राज्य में ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल यानी रेजिडेंट की नियुक्ति की गई। देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने की बात भी इसमें की गई। इस नीति के तहत अंग्रेजों ने हैदराबाद, मैसूर, अवध, पेशवा आदि के साथ सहायक संधि की। निष्कर्ष की बात करें तो सहायक संधि से देशी राज्यों की संप्रभुता सीमित स्वतंत्रता अंग्रेजों के पास गिरवी रख दी गई। इस संधि के तहत भारतीय शासक जिन्हें रक्षक समझ रहे थे वे भारतीय राज्यों के भक्षक निकले। भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार के उपकरण के तौर पर सहायक संधि प्रणाली ने काम किया। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति हुई क्योंकि औद्योगिक क्रांति की वजह से एक बाजार उनको मिल गया। भारतीय राज्य ब्रिटिश साम्राज्यवादी जाल में इस प्रकार फंस गए कि उनके बच निकलने की आशाएं समाप्त सी हो गई थी। मूल्यांकन की बात करें तो किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस संधि से लाभ हुए हैं और किस प्रकार भारतीय राज्यों को इससे हानि हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस संधि का जो सारा फायदा अगर हुआ है, पूरा लाभ अगर किसी को मिला है तो वो अंग्रेजों को मिला है। फ्रांसीसियों के विरोध का भय समाप्त हो गया क्योंकि किसी भी यूरोपीय के साथ अगर देशी राज्य जिसके साथ सहायक संधि की गई है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन के बिना नहीं कर सकता था, क्योंकि भारतीय राज्यों से उनके गठबंधन की समाप्ति हो गई
और भारतीय धन से एक बड़ी सेना तैयार की गई। कंपनी की भारत पर साम्राज्यवादी पकड़ मजबूत हुई। युद्ध की बुराइयां जो होती है अंग्रेजी राज्य की सीमा से दूर रही। जैसे कि अब युद्ध किया जाता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए युद्ध जो होते थे वो या तो शत्रु की भूमि पर होते थे या मित्र की भूमि पर होते थे, और ये दोनों ही जो है भारत के देशी राज्य थे। सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से आर्थिक व्यापारिक हितों की पूर्ति हुई। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में अंग्रेजों को एक बड़ा बाजार मिला, जिसके माध्यम से उनकी औद्योगिक क्रांति को और ज्यादा सफलता मिली। भारतीय राज्यों को हानि क्या हुई? तो सहायक संधि प्रणाली से भारतीय राज्यों की संप्रभुता सबसे पहले गिरवी रख दी गई। देशी राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता गिरवी रख दी। ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश रेजिडेंट द्वारा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाने लगा, जबकि इसके बारे में कहा गया था कि ब्रिटिश जो रेजिडेंट होगा वो देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारतीय शासकों की शासन में रुचि समाप्त हो गई। देशी राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। ब्रिटिश सेना का खर्च भी भारतीय देशी राज्यों द्वारा दिया जा रहा था। उपहार स्वरूप धन बहुत सारा दिया जा रहा था, जिसके माध्यम से राज्य की आर्थिक स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही थी। ब्रिटिश सुरक्षा की गारंटी के कारण भारतीय शासक अपने दायित्व से मुक्त से हो गए थे। भारतीय शासक आलसी और विलासी होते जा रहे थे। प्रजा के विद्रोह का भय समाप्त हो गया। हस्तशिल्प उद्योगों के पतन को बढ़ावा मिला और देशी शासक हस्तशिल्प के संरक्षक हुआ करते थे, अब जो अंग्रेजों के अधीन हो गए, जिससे उनके संरक्षक की भूमिका भी समाप्त। अब हम आते हैं मूल्यांकन पर। मूल्यांकन में हमने जो ब्रिटिश सहायक संधि प्रणाली जो है, यानी लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि प्रणाली है, वो सहायक संधि प्रणाली के तहत हमने इस अध्याय में क्या सीखा, इसके माध्यम से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करके हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजों की सहायक गठबंधन की नीति का पहला शिकार कौन सा राज्य बना? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी हैदराबाद। उत्तर होगा हैदराबाद। प्रश्न क्रमांक 2, लॉर्ड वेलेस्ली कब भारत का गवर्नर जनरल बना? ऑप्शन ए 1777, ऑप्शन बी 1876, ऑप्शन सी 1798, ऑप्शन डी 1920। आपका आंसर होगा 1798। प्रश्न क्रमांक 3, अवध ने सहायक संधि को कब स्वीकार किया? ऑप्शन ए 1804, ऑप्शन बी 1801, ऑप्शन सी 1802, ऑप्शन डी 1803। आपका आंसर होगा 1801। प्रश्न क्रमांक 4, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? ऑप्शन ए डुप्ले, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी क्लाइव। उत्तर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। ग्वालियर के सिंधिया ने कब सहायक संधि स्वीकार की? ऑप्शन ए 1835, ऑप्शन बी 1804, ऑप्शन सी 1836, ऑप्शन डी 1809। आपका आंसर होगा 1804। सहायक संधि प्रणाली के बारे में हम आगे और विस्तार से भी पढ़ सकते हैं। विद्यार्थी विस्तार से पढ़ने के लिए आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके लेखक हैं RL शुक्ल, इनकी पुस्तक को देख सकते हैं। प्लासी से विभाजन तक शेखर बंदोपाध्याय, इनकी पुस्तक का भी अध्ययन किया जा सकता है। साथ ही साथ आधुनिक भारत का इतिहास विपिन चंद्रा की जो किताब है, जो कि बहुत ऑथेंटिक मानी जाती है, इसका भी अध्ययन किया जा सकता है। Thanks for watching.